क्या बंगाल चुनाव ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल का आखिरी चुनाव साबित होने वाला है? क्या ज्ञानेश कुमार को कुर्सी छोड़ने की नौबत आ गई है? आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कहा जिसके बाद बवाल मच गया है? दोस्तों, खबर है कि ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट इतना भड़क उठा है कि भरे कोर्ट रूम में मोदी सरकार की क्लास लगा दी और सीधा सरकार से जवाब मांग लिया। पहली बार ऐसा हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की ऐसी क्लास लगाई कि जवाब देने में हलक सूख गए। तो क्या अब ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना पड़ जाएगा या फिर सुप्रीम कोर्ट खुद ज्ञानेश कुमार पर एक्शन लेगा? इस पर करेंगे बात। नमस्कार, मेरा नाम शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, आपको बता दें कि ज्ञानेश कुमार एक तरफ से नहीं बल्कि चारों तरफ से सुप्रीम कोर्ट में फंस गए हैं। एक तरफ टीएमसी बंगाल चुनाव में हुई धांधली के खिलाफ सबूतों के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, तो वहीं दूसरी तरफ ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट भयंकर नाराज दिखा। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे मई का महीना न सिर्फ ममता बनर्जी के लिए अनलकी साबित हुआ बल्कि ज्ञानेश कुमार की तो कुर्सी पर तलवार लटक गई है। 6 मई को सुनवाई के बाद जब 14 मई को मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सुनवाई हुई तो जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच इतनी नाराज हो गई कि मोदी सरकार से सीधा कह दिया कि आपने बहुमत की तानाशाही के दम पर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करके स्वतंत्रता का दिखावा किया है। जो बात पूरा विपक्ष कह रहा था वही बात अब सुप्रीम कोर्ट ने कही है। खबर पर गौर कीजिएगा। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र से पूछा विपक्ष के नेता को समिति में रखकर स्वतंत्रता का दिखावा क्यों? यानी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाजपा की सरकार में विपक्ष को खत्म कर दिया गया है, उनको कोई तवज्जो नहीं दी जाती है, ना ही उनकी कोई सलाह ली जाती है। जब आपको अपनी मनमानी करनी है तो विपक्ष को रखने का दिखावा क्यों किया जा रहा है? आपको पता है दोस्तों कि ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पर राहुल गांधी ने असहमति जताई थी, लेकिन मोदी और अमित शाह ने अपनी मनमानी करके ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया। क्योंकि ज्ञानेश कुमार जो हैं वो गृह मंत्री अमित शाह के अधीन काम कर चुके हैं। उन्होंने मई 2022 से जनवरी 2024 में सहकारिता मंत्रालय में सचिव के रूप में काम किया, जिसके मंत्री अमित शाह हैं। इसलिए राहुल गांधी इसका विरोध कर रहे थे। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि अनूप बरनवाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इलेक्शन कमिश्नर को सिलेक्ट करने के लिए एक पैनल होगा जिसमें PM, CGI और LOP होंगे। मोदी सरकार ने इसके विरोध में तुरंत बहुमत के दम पर कानून पास कर दिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023, जिसमें नियुक्ति के लिए PM, LOP और गृह मंत्री को रखा गया। मतलब CGI को बाहर कर दिया गया। क्यों बाहर किया गया? क्योंकि अगर CGI रहेंगी तो नियुक्ति में सरकार की मनमानी नहीं चल पाएगी। जाहिर है कि CGI निष्पक्षता के साथ प्रधानमंत्री की भाषा नहीं बोलेंगे। दोस्तों, इसी कानून के तहत ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति हुई, जिसके खिलाफ अनूप बरनवाल केस का जिक्र करते हुए याचिका दायर की गई थी, जिस पर 6 मई को सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया ने बताया था कि 2024 में नए कानून के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन सुनवाई से पहले ही केंद्र सरकार ने तेजी से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली। जबकि 13 मार्च 2024 को विपक्ष के नेता को करीब 200 नामों की सूची दी गई और अगले ही दिन चयन समिति की बैठक में ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त और सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त चुन लिया गया। इसके बाद वरिष्ठ वकील शादन फरासत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जब ये विधेयक संसद में पारित किया गया तब 141 विपक्षी सांसद निलंबित थे, यानी मौके का फायदा उठाया गया। विपक्ष के 141 सांसद जब निलंबित थे उसी दौरान मोदी सरकार ने इस कानून को पास कर दिया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट और भड़क उठा। इसे बहुमत की तानाशाही कहा और कहा कि काश जितनी तेजी मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में दिखाया गया है इतनी तेजी जजों की नियुक्ति में हो, लेकिन उसमें तेजी नहीं दिखाई जाती है। कोर्ट ने पूछा था कि आखिर सिलेक्शन पैनल से CGI को क्यों दूर रखा गया था। इसी मामले पर सुनवाई की तारीख 14 मई रखी गई और अब जब 14 मई को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच बैठी, तब तो मोदी से लेकर शाह तक सबकी बैंड बजाकर रख दी। कोर्ट ने सरकार की तरफ से पेश अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमणी से पूछा कि अगर प्रधानमंत्री एक नाम चुनते हैं और विपक्ष का नेता दूसरा नाम चुनता है और दोनों में मतभेद होता है तो क्या तीसरा सदस्य यानी गृह मंत्री विपक्ष के नेता के पक्ष में जाएंगे? इस पर अटॉर्नी जनरल ने माना कि शायद ऐसा नहीं होगा,
क्योंकि कभी ऐसा नहीं हो सकता है। आप खुद बताइए दोस्तों, क्या राहुल गांधी के लिए अमित शाह मोदी के विरोध में खड़े होंगे? बिल्कुल नहीं। ऐसा कभी जिंदगी में भी नहीं हो सकता है कि मोदी किसी और को चाहे और अमित शाह किसी और को चाहें। तो ऐसे में एलओपी यानी राहुल गांधी का क्या मतलब है? फैसला तो 2-1 के बहुमत से होना है। अब इस जवाब पर कोर्ट ने क्या कहा उसकी बात करते हैं। दोस्तों, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने दो टूक शब्दों में कहा कि तो फिर सब कुछ कार्यपालिका ही कंट्रोल कर रही है, यानी जितना भी सिस्टम है सारा मोदी सरकार कंट्रोल कर रही है। विपक्ष का कोई मतलब ही नहीं बचा है। कोर्ट ने कहा कि जब सब कुछ अपने मन का करना है तो फिर ऐसे में विपक्ष के नेता को शामिल ही क्यों करते हैं? जब उनकी बातों को नहीं सुनना है, उनकी सलाह पर विचार नहीं करना है, तो फिर उनको क्यों सिर्फ दिखावटी के लिए बुलाते हो? नौटंकी की क्या जरूरत है? क्यों विपक्ष को रखकर ढोंग किया जा रहा है? कोर्ट ने पूछा कि जब सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति में सीजीआई होते हैं तो फिर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से सीजीआई को बाहर क्यों रखा गया है? क्योंकि सीजीआई के होने से सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती है। ज्ञानेश कुमार अमित शाह के अंडर काम कर चुके हैं, ऐसे में आप समझ सकते हैं कि वो किसके लिए काम करेंगे। और विपक्ष तो आरोप लगाता ही है कि विपक्ष को हराने में और भाजपा की सत्ता बनवाने के लिए चुनाव आयोग वोट चोरी करवाता है। ममता बनर्जी ने तो खुलेआम आरोप लगाया है कि एसआईआर की आड़ में चुनाव आयोग ने टीएमसी के वोटरों का नाम लिस्ट से बाहर करके भाजपा की सरकार बनवा दी है। टीएमसी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है और बताया कि आपने कहा था कि अगर हार जीत के अंतर से ज्यादा वोट काटे गए होंगे तो हम दखल देंगे, तो अब वक्त आ गया है, दीजिए। बंगाल में यही हुआ है। बंगाल में 31 सीटों पर हार जीत के अंतर से ज्यादा वोट एसआईआर में काटे गए हैं, जिस पर दोस्तों कोर्ट ने कहा कि 31 सीटों के उम्मीदवार इसके खिलाफ याचिका डाल सकते हैं। अगर ऐसा हुआ है तो हम सुनवाई करेंगे। यानी ये बहुत बड़ी बात है कि खुद कोर्ट कह रहा है कि चुनाव आयोग और भाजपा के खिलाफ याचिका डालिए। यानी ज्ञानेश कुमार हर तरफ से अब घिरते जा रहे हैं। बंगाल में चुनावी धांधली के साथ नियुक्ति पर भी उनकी कुर्सी फंसती जा रही है। दोस्तों, याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि अगर कानून रद्द होता है तो इसके तहत हुई नियुक्तियां भी खत्म होनी चाहिए। इसलिए सवाल उठ रहा है कि जिस तरह से लगातार हर सुनवाई में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच मोदी सरकार की लंका लगा रही है, ऐसे में क्या ज्ञानेश कुमार की कुर्सी जाने की नौबत आ गई है? इस पर आपको क्या लगता है? अपनी राय बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा और देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।